सैयद सुहेल और आप देख रहे हैं आपका नंबर 1 शो ये भारत की बात है। होगी देश की हर बात, दिखाएंगे आपको देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। उम्मीद करते हैं आप सभी पूरी तरह से फिट होंगे, सेहतमंद होंगे और स्वस्थ होंगे। आइए शुरुआत कर रहे हैं आज की सबसे बड़ी खबर के साथ। और बड़ी खबर यह है कि 24 में क्या मोदी के चेहरे के सामने खड़गे होंगे। 24 में मोदी बनाम खड़गे होने वाला है। एक तरफ ओबीसी पीएम, दूसरी तरफ इंडिया अलायंस से दलित कैंडिडेट पीएम का। क्या यह संभावना है मोदी और खड़गे आमने सामने होंगे 24 की रेस में? यह इसलिए सवाल उठ रहा है, अगली तस्वीर दिखाऊं कि आज इंडिया अलायंस की बैठक थी। इंडिया अलायंस की सभी पार्टियां, बड़े बड़े नेता, ममता बनर्जी, राहुल गांधी, सीताराम येचुरी, अखिलेश यादव, राम गोपाल, फारूक अब्दुल्ला, ये सब बैठे थे। और यहां इस बैठक में एक नाम लिया गया। वो नाम था मल्लिकार्जुन खड़गे का, कि मल्लिकार्जुन खड़गे को इंडिया अलायंस की तरफ से प्रधानमंत्री कैंडिडेट बना दो। उसके बाद क्या हुआ ये आपको बताऊंगा। पहले ये देखिए क्या 24 की लड़ाई मोदी बनाम खड़गे होने जा रही है। मोदी की गारंटी यानी हर गारंटी पूरा होने की गारंटी। जिला पंचायत के इलेक्शन में कहीं गए तो मेरा चेहरा देख के वोट दो। कितने बार तुम्हारे चेहरे दिखाएंगे? क्या 24 की लड़ाई मोदी बनाम खड़गे की होने वाली है? मतलब खड़गे मैदान में आएंगे और मोदी को रोकने का दम दिखाएंगे। चेहरे के चैलेंज पर फंसे इंडी गठबंधन ने बड़ा फैसला किया है। मोदी से मुकाबले के लिए विपक्षी दल में खूब टेंशन और मंथन हुआ। सीट बंटवारे पर तो बात नहीं बनी, पीएम का चेहरा जरूर उछाल दिया गया। प्रधानमंत्री के चेहरे से बड़ी बात यह है कि लोकतंत्र का मंदिर कहने वाली जगह पर लगातार सांसदों को बाहर निकाला जा रहा है। जब बात हवा में आई है तो उसका क्या नतीजा होगा ये एक दो मीटिंग्स के बाद ही पता चलेगा। पहले सभी लोग जीत के आना है। जीत के लिए क्या करना उसके बारे में हम सोचे। कौन प्राइम मिनिस्टर बनना ये बाद में की बात है। क्या खड़गे की दावेदारी राहुल गांधी के प्रधानमंत्री रेस से आउट होने का सिग्नल है? क्या ममता दीदी के एक प्रस्ताव ने गठबंधन में और तनाव ला दिया है और नीतीश से लेकर अखिलेश तक के अरमानों पर पानी फेर दिया है? और बड़ा दिलचस्प ये है, देखिए सियासत में कुछ बेवजह नहीं होता है। खड़गे का नाम किसने लिया ये तो मैं अभी आपको बताऊंगा, लेकिन जिसने भी खड़गे का नाम लिया उसने राहुल गांधी और नीतीश कुमार से क्या कोई दुश्मनी निकाली है? क्योंकि खड़गे का नाम लेने के साथ उसने राहुल नीतीश का पत्ता काट दिया है। ये देख रहे हैं, ये है स्थिति। मोदी के सामने खड़गे होंगे ये तो एक कहानी है, लेकिन खड़गे का नाम की एंट्री हुई कैसे, किसने की? 24 की लड़ाई मोदी बनाम खड़गे हो सकती है। ऐसी स्थिति में राहुल प्रधानमंत्री की रेस से बाहर हो गए। बैठक में पीएम पद के लिए खड़गे के नाम का प्रस्ताव दिया गया। खुद ममता बनर्जी ने खड़गे के नाम का प्रस्ताव दिया और उस प्रस्ताव को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने समर्थन भी दे दिया। दरअसल ममता ने एक तीर से दो निशाने लगा दिए। इसी बहाने ये आउट हो गए, यानी राहुल गांधी। खड़गे का प्रस्ताव देकर राहुल को रेस से बाहर कर दिया, पीएम की रेस से। हालांकि खड़गे का नाम अभी फाइनल नहीं हुआ। बैठक के बाद खड़गे का भी बयान सामने आया। इंडिया गठबंधन के चेहरे पर अभी फैसला नहीं हुआ, गठबंधन के पीएम फेस पर अभी कोई फैसला नहीं। भले खड़गे इस बात को कैसे कह सकते हैं कि वो खुद पीएम की रेस में है जब आगे राहुल गांधी खड़े हैं? उनको यही कहना पड़ेगा। अभी लोकसभा चुनाव जीतने पर फोकस है, वो कह रहे हैं। खड़गे अभी कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। ओबीसी मोदी के सामने खड़गे दलित चेहरा हो सकते हैं। दक्षिण भारत में कांग्रेस का बड़ा चेहरा है। गांधी परिवार के बेहद करीबी हैं खड़गे। 9 बार विधायक, 3 बार सांसद चुने गए। 2020 में राज्यसभा सांसद चुने गए। 2021 में राज्यसभा में नेता विपक्ष चुने गए। मल्लिकार्जुन खड़गे कर्नाटक से आते हैं, लेकिन खड़गे के नाम पर सहमति बनेगी मुश्किल है, क्योंकि और भी नाम है राहुल गांधी के अलावा जो अपने आप को पीएम का या दावेदार मानते हैं या
हर हफ्ते या महीने में उनका कोई नेता कहता है हमारे नेता भी तो पीएम के बनने लायक हैं। अब देखिए खबर यह मिल रही है कि खड़गे के नाम का पीएम की रेस में आगे बढ़ाने पर नीतीश और लालू यादव नाराज हो गए। बैठक खत्म होने से पहले ही लालू निकल गए। खबर यह है नीतीश भी बैठक खत्म होने के बाद निकल गए हैं। दोनों प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी साथ नहीं आए। दरअसल लालू नीतीश ओबीसी चेहरा चाहते हैं। नीतीश ने बिहार में ओबीसी आरक्षण का दांव चला है। 2024 को लेकर नीतीश ने ओबीसी आरक्षण का दांव चला। खबर यह है नीतीश इतने नाराज हैं कि नीतीश ने अपने सांसदों को अपने घर बुला लिया है। आइए अब आपको सुनवाता हूं इंडिया अलायंस की बैठक में जो नेता शामिल थे, जिनके सामने प्रस्ताव रखा गया, वो क्या कह रहे हैं। देखिए, प्रधानमंत्री के चेहरे से बड़ी बात यह है कि लोकतंत्र का मंदिर कहने वाली जगह पर लगातार सांसदों को बाहर निकाला जा रहा है जी। क्या ये सामान्य बात है? भारतीय जनता पार्टी कोई बात सुनना नहीं चाहती, न देखना चाहती है। चरम सीमा पर महंगाई है, किसान की आय दोगुनी अभी तक नहीं हुई। ये तमाम वो सवाल है जो हमें जनता के बीच में ले जाने। पहले सभी लोग जीत के आना है, जीत के लिए क्या करना उसके बारे में हम सोचे। कौन प्राइम मिनिस्टर बनना ये बाद में की बात है। एमपीज अगर नहीं है तो प्राइम मिनिस्टर की बात करके क्या फायदा है। तो इसीलिए हम पहले अपनी संख्या बढ़ाने के लिए एक होकर सभी लोग लड़के हम मेजॉरिटी लाने की कोशिश करेंगे। जब बात हवा में आई है तो उसका क्या नतीजा होगा ये एक दो मीटिंग्स के बाद ही पता चलेगा। अभी 22 को एक हम लोगों का कुछ बड़ा प्रोग्राम होने वाला है। आपको बताऊं बड़ा दिलचस्प है ये कि कैसे तय हुआ खड़गे का नाम। दरअसल इंडिया अलायंस की बैठक से ठीक पहले एक बड़ी मुलाकात हुई। ये है वो मुलाकात। अरविंद केजरीवाल ममता बनर्जी से मिले। इंडी गठबंधन से पहले यह मुलाकात हुई और दिलचस्प क्या है, ममता बनर्जी ने खड़गे के नाम का प्रस्ताव रखा पीएम कैंडिडेट के तौर पर। केजरीवाल ने समर्थन किया। क्या इंडी की बैठक में प्रस्ताव रखने से पहले दोनों ने सहमति दे दी थी, क्योंकि पहले मिले हैं ये। अगली तस्वीर में आपको दिखाऊं, दूसरी तस्वीर देखिए। नीतीश थे दिल्ली में, बिहार में पोस्टर लगा था। फुल स्क्रीन लीजिए जरा। इस पोस्टर पे क्या लिखा है, एक निश्चय चाहिए, एक नीतीश चाहिए। ये है बिहार पर पोस्टर लगा है। बिहार में अगर सच में जीत चाहिए तो फिर एक निश्चय चाहिए, एक नीतीश चाहिए। नीतीश यहां बैठक कर रहे थे, बिहार में पोस्टर लगा था कि नीतीश को पीएम कैंडिडेट बना दो। अब सोचिए पीएम कैंडिडेट पर लड़ाई। अगली तस्वीर दिखाऊं, ये देखिए जरा। थोड़ी देर बाद पोस्टर हटा दिया गया। इसको फुल स्क्रीन लीजिए। वही पोस्टर जो लगाया गया था नीतीश के पीएम के रूप में प्रोजेक्ट करने को, वो पोस्टर उखाड़कर किनारे दीवार पर फेंक दिया गया, सिर्फ इसलिए कि आखिर इंडिया अलायंस में हल्ला हंगामा और मार ना हो जाए कि कौन पीएम कौन पीएम। इंडिया अलायंस की जो बैठक हुई वो ये तस्वीर है। इस बैठक में पीएम के नाम के प्रस्ताव के अलावा भी कई मुद्दों पर बात हुई कि मोदी को कैसे हराना है, मोदी को कैसे रोकना है। 3 राज्य बेशक हार गए हो, लेकिन 24 में एक ऐसी रणनीति, एक ऐसा फॉर्मूला तैयार किया जाए कि मोदी आखिर 272 तक ना पहुंचने पाए। उसका क्या फॉर्मूला होगा, क्या बातचीत हुई, क्या करने वाले इंडिया अलायंस, ये मैं आपको बताने जा रहा हूं। दिल्ली में इंडिया अलायंस की 4थी बैठक थी। ये सारे नेता बैठक में मौजूद थे। 4थी बैठक में भी संयोजक का नाम तय नहीं हुआ। नीतीश को बेशक गुस्सा यही है कि संयोजक बनना नहीं चाहता था, पीएम कैंडिडेट बनना चाहता था, वो बनाया नहीं और संयोजक बनाने पर तुले। करीब 3 घंटे तक चली गठबंधन की बैठक। सूत्रों के मुताबिक सीट बंटवारे पर डेडलाइन तय हुई कि आखिर कितने दिन में सीट बंटवारा हो जाए। खबर यह है कि 31 दिसंबर तक सीट शेयरिंग तय करने को कहा गया है। कहां कौन कितनी सीट पर लड़ेगा, 31 तारीख तक इस पर लॉक लग जाए। सीट शेयरिंग पर तुरंत चर्चा करने पर जोर दिया गया। बैठक में ममता ने कांग्रेस को प्रस्ताव दिया। कांग्रेस 300 सीटों पर चुनाव लड़े। ममता ने कहा कि कांग्रेस लड़े 300 सीटों पर, बाकी सीट पर क्षेत्रीय दल मुकाबला करेंगे। देश भर में 8-10 जनसभाएं होंगी। 30 जनवरी से देश में संयुक्त चुनाव प्रचार होगा। 30 जनवरी को पटना में एक महारैली हो सकती है। बैठक में 28 दलों के नेता शामिल हुए। गठबंधन की बैठक में सांसदों के निलंबन पर भी चर्चा हुई। विपक्ष की बैठक में निलंबन की निंदा की गई। सांसदों के निलंबन पर प्रस्ताव पास किया गया। बैठक में ईवीएम को लेकर भी चर्चा हुई और 2024 में
कहा गया कि बैलेट पेपर से चुनाव करवाए जाए, ईवीएम से नहीं। बैठक में जल्द कैंपेन शुरू करने पर चर्चा हुई। ये सारी बातें इस बैठक में हुई हैं। अब आपको बताता हूं, इस बैठक से जब नेता निकल कर आए, उन्हें सुनिए जरा, इंडिया अलायंस के नेता क्या कह रहे हैं और बीजेपी के नेता उन्हें जवाब दे रहे हैं। इंडिया गठबंधन की बैठक हुई है जी, और सभी दल बहुत जल्दी टिकट बांट करके मैदान में जाने के लिए तैयार है। बहुत जल्दी सीटें डिस्ट्रीब्यूट होंगी और हम सब लोग जनता के बीच में दिखाई देंगे। कांग्रेस में कोई दम है कि खुद ही अपने पैर पर नहीं खड़ा हो सकते तो दूसरों को क्या सहारा लेंगे? जो इनका सहारा लेगा वो गिर जाएगा, धंस जाएगा। क्या रहा मीटिंग के अंदर? मीटिंग के अंदर क्या डिसाइड किया गया है सर? अच्छा रहा, अभी शुरू होगा, कैंपेन भी शुरू होगा, सीट शेयरिंग भी होगी, सब होगा। कन्वीनर को लेकर सर कोई चुना गया? कन्वीनर को लेकर कोई बात हुई? नहीं अभी। और जो ये डिवीजन, कमीशन, करप्शन, एम्बिशन, डिसरप्शन वाले लोग हैं जो एक हो जाते हैं, वैसे तो अलग अलग जगहों पर अलग अलग अपने एक दूसरे के खिलाफ लड़ते हैं, एक दूसरे को गालियां भी देते हैं। ऐसे लोगों को डिलीट करके भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी की सरकार, मोदी जी के मिशन और विजन को रिपीट करने का काम किया गया। इस बैठक के साथ साथ एक और बड़ा काम हुआ। 2 हारे हुए मुख्यमंत्रियों को नई जिम्मेदारी दे दी गई, अशोक गहलोत और भूपेश बघेल। गहलोत राजस्थान हार गए और बघेल छत्तीसगढ़ हार गए। अगली तस्वीर दिखाइए जरा, वो लेटर कांग्रेस ने जारी किया है, प्रेस रिलीज, जिसमें कई नाम है, अशोक गहलोत, भूपेश बघेल का भी नाम है। अब आपको बताऊं इस चिट्ठी में क्या लिखा है, दोनों को क्या जिम्मेदारी दी गई है। बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। हार के बाद गहलोत को यह नई रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली है। कांग्रेस ने एक समिति का गठन किया है। समिति गठबंधन के मामलों को देखेगी। इनका नाम नेशनल अलायंस रखा गया है। इसमें 5 लोग हैं। इसका नाम रखा गया है राष्ट्रीय गठबंधन, कह लीजिए हिंदी में, अंग्रेजी में नेशनल अलायंस। कमेटी में गहलोत को शामिल किया गया है और गहलोत के साथ भूपेश बघेल भी सदस्य हैं। सलमान खुर्शीद, मोहन प्रकाश भी इसके मेंबर हैं। कांग्रेस की इस समिति में कुल 5 नाम हैं। इंडिया अलायंस की बैठक से पहले यह समिति बनाई गई। लोकसभा में ज्यादातर राज्यों में सीटों पर पेच फंसा हुआ है। बंगाल में ममता बनर्जी कांग्रेस को सिर्फ 2 सीटें देना चाहती हैं। यूपी में अखिलेश यादव भी इसी फॉर्मूले पर हैं। यूपी में अखिलेश भी ज्यादा सीटें कांग्रेस को देने को तैयार नहीं। ऐसे में कांग्रेस की यह कमेटी दलों से चर्चा करेगी। पीएम पद के लिए भी खड़गे के नाम का प्रस्ताव हुआ, जिस पर यही नेशनल अलायंस चर्चा कर सकती है। हालांकि कांग्रेस में आखिरी मुहर राहुल गांधी और सोनिया गांधी ही लगाते हैं। अब आपको सुनवाता हूं 2 मुख्यमंत्री जो अपना अपना राज्य हार गए, अशोक गहलोत और भूपेश बघेल को सुनिए जरा। एक बड़ी जिम्मेदारी अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष खड़गे साहब और आदरणीय राहुल जी ने दी है, जिसमें माननीय अशोक गहलोत जी और मुकुल वासनिक जी और साथ ही 2 और सदस्य इसमें हैं। उसमें मुझे भी रखा गया है। तो एक बड़ी जिम्मेदारी राष्ट्रीय स्तर पर हाईकमान ने दी है। मैं उसके प्रति आभार व्यक्त करता हूँ। मेरे ईमान से कहता हूँ, मुझे हारने का दुख नहीं है, क्योंकि हार जीत तो मैंने पहले भी कई बार देखी है। मैंने मेरा फर्ज पूरा किया, अदा किया राजस्थान के अंदर, जो मुझे करना चाहिए था। जितना मेरी क्षमता थी, जितना मेरा प्रयास था, जितनी मेरी सोच थी, मैंने कमी नहीं रखी। फिर भी मान लो चुनाव में हम कामयाब नहीं हो पाए, ध्रुवीकरण के कारण में तो मानता हूँ बड़ा तो और भी गलतियाँ रही होगी, पर मुझे दुख नहीं है हारने का। जितनी मुझे चिंता है देश के अंदर जो कुछ हो रहा है, पूरा देश वाले को चिंतित होना चाहिए। जो चिंतित नहीं है उनको चिंतित होना चाहिए। तो भूपेश बघेल और आपने अशोक गहलोत को सुन लिया, लेकिन इस इंडिया अलायंस की बैठक में एक मुद्दा और चर्चा में था। वो था सांसदों का निलंबन। आपको पता है कि किस तरह से लोकसभा और राज्यसभा में रोज हंगामा हो रहा है, रोज सांसदों का निलंबन हो रहा है। आज भी वही हुआ। ये तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं राज्यसभा की। राज्यसभा में हंगामा हो रहा था। अगली तस्वीर दिखाई जरा। लोकसभा में भी आज हंगामा हो रहा था, क्योंकि कल सस्पेंशन हुआ था, निलंबन हुआ तो जो बचे सांसद थे वो आज हंगामा कर रहे थे। तो हुआ क्या, आज फिर निलंबन हो गया। तस्वीर में आपको दिखाऊं, बड़े बड़े चेहरे, डिंपल यादव, मनीष तिवारी, फारूक अब्दुल्ला, सुप्रिया सुले,
इन सांसदों को भी सस्पेंड कर दिया गया। अब तक के इतिहास में आपको बताऊं, इतने सांसदों को कभी निलंबित नहीं किया गया। 141 सांसद निलंबित कर दिए गए हैं। कौन से वो सांसद है देखिए जरा। उन सांसदों में शामिल है, संसद के दोनों सदनों में आज भी सांसदों का सस्पेंशन हुआ। दोनों सदनों से 49 सांसदों का आज सस्पेंशन हुआ, आज निलंबन हुआ है इनका। इस सत्र में निलंबित सांसदों की संख्या 141 हो गई है। अब तक किसी सत्र में इतने सांसद निलंबित नहीं हुए हैं। सोमवार को दोनों सदनों से 78 सांसद सस्पेंड हुए। 14 दिसंबर को 14 सांसदों को सस्पेंड किया गया। संसद में सुरक्षा चूक पर विपक्षी सांसद हंगामा कर रहे हैं। विपक्षी सांसद निलंबन के खिलाफ भी विरोध कर रहे थे। संसद के दोनों सदनों में विपक्ष ने नारेबाजी भी की। ये वो सांसद हैं जिन्हें निलंबित कर दिया गया। इनमें मनीष तिवारी ने कहा, निलंबित होने के बाद संसद को पूरी तरह से अवैध कर दिया गया है। यह संसद में कठोर कानूनों को पारित करने की रूपरेखा है। फारूक अब्दुल्ला साहब ने कहा, क्या हो जाता है अगर गृह मंत्री संसद में आकर 5 मिनट बयान दे देते, कह देते कि हम कार्रवाई कर रहे हैं। सुप्रिया सुले ने कहा, जो हो रहा है देश में वो गलत हो रहा है। हम सिर्फ सुरक्षा में चूक पर चर्चा चाहते हैं, लेकिन सरकार चर्चा से भाग रही। डिंपल यादव ने कहा, यह भी सस्पेंड हो गई। दुनिया के इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ जहां एक साथ इतने सांसद सस्पेंड कर दिए गए हो। कुछ और सांसद जिन्हें सस्पेंड किया गया है, वो ये लंबी चौड़ी लिस्ट है। 141 सांसद पहली बार सस्पेंड किए गए हैं। अब आपको सुनवाने जा रहा हूं, संसद के अंदर सदन में जो चेयर पर थे राजेंद्र अग्रवाल साहब, उन्होंने सबका नाम लिया है जो जो आज सस्पेंड हुए। सुनिए जरा। माननीय सदस्यगण, श्री वी वेंथिलिंगम, श्री गुरजीत सिंह औजला, श्रीमती सुप्रिया सुले, श्री सप्तगिरी उलाका, श्री अदूर प्रकाश, श्री अब्दुल समद समदानी, श्री मनीष तिवारी, श्री प्रद्युत बारदोलोई, श्री गिरधारी यादव, श्री शशि थरूर, श्री कार्ति चिदम्बरम। माननीय सदस्यगण, ये बड़ा अप्रिय प्रसंग है कि अनेक बार आपसे अनुरोध किए जाने के पश्चात भी आप निरंतर नियमों की अवहेलना कर रहे हैं, चेयर की अवहेलना कर रहे हैं। ये वास्तव में कोई ऐसी किसी को भी प्रसन्न करने वाली बात नहीं है, परंतु आपने विवश किया है। बराबर आग्रह के पश्चात भी आप मर्यादा का निरंतर उल्लंघन कर रहे हैं। सारा देश हमको देखता है। विवश होकर के मुझे इन सब नामों को नेम करना पड़ रहा है। यह संसद में हुआ कि राजेंद्र अग्रवाल ने एक एक का नाम लिया। जब 141 सांसद सस्पेंड हो गए, निलंबित हो गए, तो उसके बाद की तस्वीर ये बाहर सीढ़ियों पर प्रदर्शन कर रहे थे, प्रोटेस्ट कर रहे थे सांसद। और अगली तस्वीर दिखाइए जरा। दूसरी तस्वीर ये आप देख रहे हैं, ये सुबह की तस्वीर है जब कल जो सांसद सस्पेंड हुए थे उनके विरोध में ये सांसद गांधी प्रतिमा के सामने प्रदर्शन कर रहे थे। अब जरा उसमें राहुल गांधी भी शामिल हुए, मल्लिकार्जुन खड़गे भी। निलंबित सांसदों को सुनिए जरा। मैं किसी भी माननीय सदस्य के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करना चाहता, लेकिन सदन नियमों से चलेगा, प्रयास से प्रयास। ये क्या उचित है सदन में कि आसन तक नजदीक आप आ जाएं, आसन के ऊपर तक चल जाएं? बहुत ही अनप्रेसिडेंटेड मूव है और मैं समझती हूँ दुनिया के इतिहास में जहाँ पे भी डेमोक्रेटिक सेटअप है पूरी दुनिया में, कभी भी ऐसा नहीं हुआ है कि जहाँ पे एक साथ इतने एमपी सस्पेंड किए गए हों। माननीय प्रधानमंत्री जी का, मोदी जी का ये फोटो मार्क करके ऐसे अपमान कर रहे हैं। लोग इसको सबक सिखाया है, ये तो मैं पूरा खंडन करता हूँ। पूरा सदन इसको खंडन करते हैं। सर, पुलिस किसके हाथ में है? वो सारी होम मिनिस्ट्री के नीचे है। तो क्या हो जाता अगर वो 5 मिनट आते और कहते जनाब ये हो गया है, हम इस पर कार्रवाई कर रहे हैं, और क्या कह रहे हैं? संसद को सड़क छाप नहीं बनाना चाहिए, संसद में हुड़दंग नहीं होना चाहिए। संसद में हुड़दंग करना, अराजकता करना, उत्पात मचाना, मुझे लगता है ये देश का नुकसान है। सस्पेंशन कभी हुए भी नहीं और ये अच्छा भी नहीं।
लोकतंत्र के लिए। भारतीय जनता पार्टी किस मुंह से लोकसभा को मंदिर कहेगी? यहाँ हमें अधिकार है कि हम अब सही बात करें। ये सरकार सही बात सुनना ही नहीं चाहती। और मचाने के अलावा हल क्या है? अब आपने सारे विपक्ष को निकाल के बाहर फेंक दिया। पार्लियामेंट होना चाहते हैं तो ये पार्लियामेंट्री लोकतंत्र नहीं है। संसद सदस्यों को निलंबित किया जा रहा है, उसके बाद लगता ही नहीं है कि उसके विपक्ष का कोई औचित्य रह गया इनके दिमाग में। इतने ऊंचे पैमाने पर आजाद भारत में कभी सांसदों का निष्कासन नहीं हुआ, हम इसकी घोर निंदा करते हैं। लेकिन ताज्जुब इस बात का है कि सांसदों को आपने सुन लिया, ये बाहर प्रदर्शन कर रहे थे, अंदर सदन में हंगामा कर रहे थे, इसलिए बाहर कर दिए गए। बाहर आकर क्या कर रहे थे आप देखेंगे तो आप भी अफसोस करेंगे। ये उपराष्ट्रपति है। उपराष्ट्रपति जो होता है देश का, वो राज्यसभा में सभापति भी होता है, जो है जगदीप धनखड़ साहब। इनकी नकल बाहर निकाली जा रही थी। अगली तस्वीर दिखाऊं। उपराष्ट्रपति की अपनी गरिमा होती है, सम्मान होता है। उपराष्ट्रपति एक देश का पद है और उस पद के लिए सम्मान होता है लोगों के जहन में। अगली तस्वीर में दिखाऊं बाहर सांसद क्या कर रहे हैं। ये टीएमसी के सांसद हैं, कल्याण बनर्जी। टीएमसी के सांसद दरअसल नकल उतार रहे हैं उपराष्ट्रपति की, उनका मजाक कर रहे हैं। और सामने देखिए राहुल गांधी खड़े हुए। सुनिए जरा ये क्या कह रहे हैं नकल उतारते हुए उपराष्ट्रपति के बारे में। Mr. Rai, you are a lawyer. I am also. You are a lawyer. I am also. Mr. Nariman is not a good lawyer. How many cases you know? I have done in Supreme Court. I have done in. You are a lawyer. I am. I get. Must understand. My spine is so straight. You, Mr. Gandhi, you must understand. Lok Sabha. You must understand that I have been appointed here only to say Narendra Modi. My spine is, you see, my spine is very straight, very straight. I'm so tall, I'm so tall. Mr. Rai, you are a lawyer. I am also. You are a lawyer. I am also. Mr. Nariman is not a good lawyer. How many cases you know? I have done in Supreme Court. I have done in. You are a lawyer. I am. I get. Must understand. My spine is so straight. You, Mr. Gandhi, you must understand. Lok Sabha. You must understand that I have been appointed here only to say Narendra Modi. अब आप देखिए ताज्जुब की बात यह कि देश के उपराष्ट्रपति का मजाक उड़ा रहे हैं, देश के माननीय सांसद। और देखिए बाकी क्या कर रहे हैं। ये देखिए बड़े बड़े सांसद यहां बैठ के हंस रहे हैं, देख रहे हैं। सांसद बैठे हुए, ये सांसद अधीर रंजन चौधरी खड़े हुए आपको नजर आ रहे हैं, जिन्हें आप पहचान सकते हैं। ये कल्याण बनर्जी मजाक उड़ा रहे हैं, ये राहुल गांधी खड़े हुए हैं यहां पर, हंस रहे हैं, मजाक उड़ा रहे हैं और वीडियो बना रहे हैं। अगली तस्वीर दिखाई। ये दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं, राजा को देख रहे हैं, दीपेंद्र हुडा खड़े हुए हैं यहाँ, ये कल्याण बनर्जी नकल उतार रहे हैं। अगली तस्वीर दिखाई जरा। ये राहुल गांधी खड़े हैं सामने, राहुल गांधी खड़े हैं, वीडियो बना रहे हैं। उपराष्ट्रपति का मजाक बन रहा है, उसका वीडियो राहुल गांधी बना रहे हैं। और राहुल गांधी चाहते हैं कि वो देश के एक दिन प्रधानमंत्री बने। जो खुद प्रधानमंत्री बनने का ख्वाब रखता है, वो देश के उपराष्ट्रपति का मजाक का वीडियो बना रहा है। अब मैं आपको बताऊं कि आखिर क्या कुछ कह रहे थे कल्याण बनर्जी, और उनको उन्हीं की भाषा में जवाब दिया उपराष्ट्रपति साहब ने। उन्होंने क्या कहा ये भी आपको बताऊंगा। ये कल्याण बनर्जी, टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी ही मिमिक्री कर रहे थे, राज्यसभा चेयरमैन जगदीप धनखड़ की नकल कर रहे थे। संसद के बाहर मकर द्वार पर सांसद प्रदर्शन कर रहे थे। इसी दौरान टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी की मिमिक्री शुरू हो गई। टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी नकल उतारते हुए क्या बोल रहे हैं, मिस्टर राय, यानी धनखड़ साहब की नकल उतार रहे हैं। मिस्टर राय आप वकील हैं, मैं वकील हूं। वो कह रहे हैं मिस्टर नरीमन अच्छे वकील नहीं है, कितने मामले आप जानते हैं,
आपको पहले समझना होगा मेरी रीढ़ की हड्डी सीधी है। मिस्टर गांधी, आपको यह समझना होगा कि मेरी नियुक्ति यहां सिर्फ नरेंद्र मोदी को बचाने के लिए हुई है। इस दौरान राहुल गांधी वीडियो बना रहे थे। वीडियो बनाते वक्त राहुल हंसते दिख रहे थे। टीएमसी सांसद उपराष्ट्रपति का अपमान कर रहे थे। दूसरी तरफ राहुल वीडियो बनाने में मस्त थे। राहुल के बगल में कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल मौजूद थे। कल्याण बनर्जी की मिमिक्री पर वहां मौजूद सांसद ठाके लगा रहे थे। बनर्जी पश्चिम बंगाल के श्रीरामपुर से टीएमसी के सांसद। कल्याण बनर्जी की मिमिक्री एक्ट पर धनखड़ साहब भड़के। चेयरमैन की मिमिक्री की जा रही है। उन्होंने कहा स्पीकर की नकल उतारी जा रही है। कितना शर्मनाक है, कितना खराब है। मैंने कुछ देर पहले एक टीवी चैनल पर देखा है, आपके बड़े नेता सांसद के असंसदीय व्यवहार का वीडियो बना रहे हैं। यह राहुल गांधी पर भी हमला था। सुनिए जरा दोनों को। लोकसभा only to say Narendra Modi. I understand it. My spine is very straight, very straight. I'm so tall. गिरावट की कोई हद नहीं है। गिरावट की कोई हद नहीं है। आपके एक बड़े नेता एक सांसद के असंसदीय व्यवहार को वीडियो कर रहे थे। आपसे भी बहुत बड़े नेता हैं वो। एज एन इंडिविजुअल टेक ऑन मी, डोंट टेक ऑन माई बैकग्राउंड एज अ फार्मर, डोंट टेक इट बैकग्राउंड एज अ कम्युनिटी मेंबर। इंस्टीट्यूशन ऑफ चेयरमैन हैज बीन रेवेस्ड। तो सांसद एक तो निलंबित, दूसरा बाहर उपराष्ट्रपति की नकल उतार रहे हैं। लेकिन जब सारे सांसद बाहर, तो देखिए क्या हो रहा था सदन में। सदन में कई महत्वपूर्ण बिल पेश किए गए और कई बिल पास भी हो गए। इन सांसदों को आपने चुनकर भेजा आपके लिए कानून बनाने के, लेकिन ये सांसद हंगामा कर रहे थे इसलिए निलंबित हो गए और बाहर खड़े होकर भी मिमिक्री उतार रहे हैं। सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं अधीर रंजन और शहजाद पूनावाला। देश की सबसे बड़ा मंदिर संसद भवन को जो सुरक्षा नहीं दे सकते, वो देश को क्या सुरक्षा देगी। और जवाब देने से बचते हुए सदन में नहीं आते, बाहर से भी कुछ नहीं बोलते। ये शर्मिंदा की बात है। देश के प्रधानमंत्री को इस तरीके का अहंकारी ना होना चाहिए। ये सिर्फ अहंकार अहंकार और अहंकार की एक प्रकाश है। मोदी जी का या बीजेपी का विरोध करते करते आज विपक्ष, खासकर इंडी गठबंधन और राहुल गांधी किस स्तर पर उतर आए हैं। प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के पदों का अपमान करने के बाद जिस प्रकार से देश के उपराष्ट्रपति, जो कि सभापति है राज्यसभा के, जो अध्यक्ष है राज्यसभा के, उनका जिस प्रकार से मखौल उड़ाना, यह बताता है कि किस प्रकार से पार्लियामेंट, संविधान, पार्लियामेंट्री एथिक्स, पार्लियामेंट्री प्रोसीजर्स, इसकी कोई चिंता नहीं है। जो कुछ भी देश के सांसद कर रहे हैं उस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बहुत गुस्से में। आज संसदीय दल की बैठक थी, बीजेपी पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक थी। इस बैठक में पीएम मोदी पहुंचे, वो तस्वीर आप देख रहे हैं। जेपी नड्डा बैठे हुए, राजनाथ सिंह मौजूद थे, अर्जुन मेघवाल मौजूद थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बैठक में क्या कहा सांसदों के व्यवहार को लेकर। सांसद सदन नहीं चलने दे रहे हैं, सांसदों का निलंबन हो रहा है। पीएम मोदी ने जो कहा वो मैं आपको बताने जा रहा हूं, देखिए। पीएम मोदी का विपक्ष पर यह सबसे बड़ा हमला है। संसद में हंगामे को लेकर निशाना साधा। विपक्ष ने विपक्ष में रहने का मन बना लिया है। पीएम ने कहा जो विपक्ष है ये चाहता है हमेशा विपक्ष में ही रहे, क्योंकि हरकत ऐसी कर रहा है। कुछ पार्टियां संसद सुरक्षा चूक का समर्थन कर रही। विपक्षी दलों का यह आचरण बेहद खतरनाक है। विपक्ष को संसद में घुसपैठ की निंदा करनी चाहिए, लेकिन कुछ पार्टियां सुरक्षा चूक का समर्थन कर रही। बीजेपी संसदीय दल की बैठक में गरजे पीएम मोदी, 2024 में हमारी संख्या और बढ़ेगी। विपक्ष के कारनामों के बारे में लोगों को बताएं। संसद में सेंधमारी करने वालों के समर्थन में विपक्ष है। विपक्ष का व्यवहार दुखी करने वाला है। हम जोड़ने में लगे हैं और विपक्ष तोड़ने में लगा है। बैठक में पीएम के साथ नड्डा, राजनाथ सिंह भी शामिल थे। आइए आपको सुनवाता हूं बैठक के बाद बीजेपी के वरिष्ठ नेता रविशंकर प्रसाद साहब क्या कह रहे हैं, उन्हें सुनिए।
जो वर्तमान संसद में हुआ, इसको लेकर प्रधानमंत्री जी ने बहुत पीड़ा व्यक्त की। संसद चर्चा का विषय है और ये जो ब्लॉक कर रहे हैं, जो अवरोध पैदा कर रहे हैं, ये उनकी हताशा है 3 प्रदेशों में हार के कारण। तो उस हताशा की खींच को निकालने के लिए संसद में अवरोध पैदा किया जा रहा है। तो इसका मतलब यही है कि विपक्ष के लोगों को मालूम है कि उनको विपक्ष में ही बैठना है, इसलिए अपने चाल, चिंतन और सोच में कोई बदलाव नहीं कर रहे। तो कुछ तो चाल चलन में बदलाव होना चाहिए। अब ठीक है, वो करते हैं तो जिस जगह पर हैं आप देख रहे हैं, 24 के बाद और सिकुड़ जाएंगे। एक और खबर बड़ी है, वो खबर ये कि शिवराज सिंह चौहान, जो मुख्यमंत्री की कुर्सी जाने के बाद से रोज खबरों में थे, मध्य प्रदेश की महिलाएं अफसोस जता रही थी कि आप सीएम नहीं बने, तो शिवराज सिंह चौहान को अब दिल्ली बुलाया गया। आपको दिखाऊं कि शिवराज सिंह चौहान जेपी नड्डा से मिले। यह तस्वीर आप देख रहे हैं, शिवराज सिंह चौहान दिल्ली में थे, बीजेपी अध्यक्ष से मिले हैं। क्या शिवराज को भी बड़ी जिम्मेदारी मिल गई है या मिलने वाली है? क्या करेंगे अब शिवराज? ये आज की मुलाकात की तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं। नतीजों के बाद शिवराज ने पहली बार दिल्ली का दौरा किया है। एमपी में सीएम चुनने के बाद नड्डा और शिवराज की मुलाकात हुई। नड्डा के आवास पर दोनों नेता 1 घंटे बातचीत करते रहे। संभावना यह शिवराज को नई जिम्मेदारी पर चर्चा हुई है। मीटिंग के बाद शिवराज ने भी कुछ ऐसे ही संकेत दिए। 56 सेकंड की बातचीत में 5 बार सिर्फ एक बात कही शिवराज ने, जो पार्टी तय करेगी वो काम करूंगा। संभावना है बड़े राज्य की जिम्मेदारी शिवराज सिंह चौहान को मिल सकती है, जहां बीजेपी की जीत की जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है। 2024 चुनाव में दक्षिण का मोर्चा शिवराज सिंह चौहान संभाल सकते हैं। खुद शिवराज सिंह चौहान ने भी इस बात के संकेत दिए। विकसित भारत यात्रा में कुछ जगह जाने को कहा जाएगा तो मैं दक्षिण के राज्यों में जाऊंगा। लोकसभा चुनाव में शिवराज मैदान में उतर सकते हैं। मध्य प्रदेश में विदिशा उनकी पुरानी लोकसभा सीट है और ऐसे में शिवराज विदिशा से मैदान में उतर सकते हैं। विदिशा से शिवराज 5 बार लोकसभा चुनाव जीते हैं और 2024 में अगर फिर से सरकार बनी तो मंत्री बन सकते हैं। तो कैबिनेट में बड़ी जिम्मेदारी भी उन्हें मिल सकती है। 2018 में बीजेपी एमपी हारी थी तो शिवराज दिल्ली आए और शिवराज पार्टी में उपाध्यक्ष का पद उन्हें सौंपा गया था। पार्टी में सदस्य बढ़ाने की जिम्मेदारी दी गई थी और हालांकि बीजेपी में अभी यह पद वसुंधरा राजे के पास है। आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा शिवराज सिंह चौहान ने बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मिलने के बाद क्या कहा। लंबे समय तक हम लोगों ने साथ काम किया है, उनके साथ अगले काम के बारे में भी उन्होंने मुझसे चर्चा की है। भारतीय जनता पार्टी का काम मेरे लिए मिशन है, राष्ट्र की सेवा का, जनता की सेवा का। और जब आप मिशन में काम करते हैं तो आप ये तय नहीं करते कि आप क्या करेंगे, मिशन तय करता है कि आप क्या करेंगे। तो वे मेरे लिए काम तय करेंगे। फिलहाल मैं विकसित भारत संकल्प यात्रा में मेरे कार्यक्रम बनेंगे, उनमें मैं जाऊंगा ही। आइए सियासत से अब रुख करते हैं। एक और खबर जो अपराध की दुनिया से है। कल हमने आपको बताया था कि डॉन मारा गया, जहर दे दिया किसी ने। पाक फौज ने क्या दाऊद को मारा है? दाऊद की मौत का सच क्या है? दाऊद जिंदा है, मर गया? दाऊद आखिरी सांसें गिन रहा है? पाकिस्तान में क्या हलचल है? भारत में कल आपको जानने को मिला कि दाऊद अस्पताल में भर्ती है। पाकिस्तान में पाकिस्तान के लोग क्या बात कर रहे हैं? दाऊद इब्राहिम कहां है? दाऊद इब्राहिम किस स्थिति में है? जरा पहले उन्हें सुनिए। पाकिस्तान में दुनिया का नंबर 1 जो सा वो ऑर्गेनाइजेशन का वो टेररिस्ट वो मौजूद रहा, फिर नंबर 3 भी खबरों के मुताबिक यहाँ पे मौजूद है। और भी बहुत से नाम है जो हम इस तरीके से, जाहिर बात है, जब इवन हाफिज सईद की बात करें तो वो भी पाकिस्तान में मौजूद है। ये बात वाकई सच निकलती है और वो बंदा वाकई पाकिस्तान के अंदर मौजूद है, तो मुझे बताएं कि हमारी फॉरेन पॉलिसी के ऊपर और हमारे इंटरनेशनल रिलेशंस के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ेंगे। दुनिया में 3रे नंबर के ऊपर है, तो आप इसका क्या इमेज दे रहे हैं पाकिस्तान का अगर वो बंदा यहाँ से निकलता है? दुनिया में पहले से हम मशहूर हैं, पूरी दुनिया में हमारे कपड़े उतारे जाते हैं। हम किसी और एयरपोर्ट पर जाते हैं तो वो पैंटें शलवारें हमारी उतार कर चेक करते हैं मर्दों की कि कहीं ये दहशतगर्द तो नहीं है। और बकायदा अमेरिका जैसे मुल्कों के अंदर हमें टेररिस्ट कह के बुलाया जाता है। बात करें
दाऊद इब्राहिम की, तो आपकी नज़र में एक हीरो है या फिर एक टेररिस्ट? मैम हीरो है, वो टेररिस्ट नहीं है। ये तो इंडिया वालों ने इसे बना दिया तो बना दिया, क्यों? वो इंडिया के जोन से भी लीडर थे, एक्टर से जो भी थे वो सबसे बता लेता था। ना तो मैं उनको हीरो कहूँगा ना टेररिस्ट कहूँ, क्योंकि उसने हमें कभी देखें पाकिस्तान को नुकसान नहीं पहुँचाया। ठीक है, तो इस अगर जो देखें जो बंदा पाकिस्तान को नुकसान पहुँचाएगा वो हमारी नज़र में टेररिस्ट है। राइटर है अनवर मकसूद साहब, उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान नमक पैदा करने वाला अव्वल दर्जे, नमक पैदा करने वाला दूसरे दर्जे का मुल्क है, लेकिन नमक हराम पैदा करने वाला अव्वल दर्जे का मुल्क है। तो ये हमारी हकीकत ये है। पाकिस्तान के लोगों को आपने सुन लिया, लेकिन दाऊद के मारे जाने में क्या पाकिस्तानी आर्मी का भी हाथ है? यह तस्वीर बहुत दिलचस्प है, ध्यान से देखिए। यह है पाकिस्तान के आर्मी चीफ और यह है अमेरिका के विदेश मंत्री और आईएसआई चीफ भी है। तो यह जो मुलाकात है यह अपने आप में बहुत बड़ी बात कह रही है कि आर्मी चीफ जब अमेरिका में है तभी क्या दाऊद को जहर दिया गया? इनमें कोई कनेक्शन है क्या? एक और तस्वीर मैं आपको दिखाऊंगा, यह दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं। असीम मुनीर और एंटनी ब्लिंकन अमेरिका के विदेश मंत्री मिल रहे हैं। क्या इसका आपस में कनेक्शन है? क्या अमेरिका के दबाव में दाऊद को मारा गया या मरवाया गया, दाऊद को जहर दिया गया? अब आप सोचेंगे अमेरिका का दबाव क्यों? तो यह मैं आपको बताता हूं अमेरिका का दबाव क्यों। पाकिस्तान के आर्मी चीफ असीम मुनीर अमेरिका में है और पाकिस्तान में दाऊद इब्राहिम को जहर देने की खबर। दावा है कि पाक फौज ने ही दाऊद को जहर दिया। इस दावे के पीछे 3 बड़ी वजह सामने आ रही हैं। अब देखिए पहली वजह क्या है। बाइडेन प्रशासन ने मुनीर को कड़ी नसीहत दी। पाकिस्तान को चीन से दूरी बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं। कहा है चीन की पैठ आर्थिक गलियारे तक सीमित रखें, उसके आगे नहीं। उसे अपनी सुरक्षा व्यवस्था तक ना पहुंचने दें और भारत के साथ शांति बनाने की कोशिश करें, यानी भारत से रिश्ते बेहतर करें। मतलब पाक को मदद चाहिए तो भारत से दोस्ती करें। ऐसे में संभव है कि पाक फौज ने दाऊद को खत्म कर दिया हो, क्योंकि दाऊद इब्राहिम भारत का मोस्ट वांटेड अपराधी है जिसे मारकर वो भारत की ओर हाथ बढ़ा सकता है। दूसरी वजह क्या हो सकती है? 2003 में दाऊद को ग्लोबल आतंकी घोषित किया गया। 2011 में फोर्ब्स FBI ने तीसरा मोस्ट वांटेड भगोड़ा अपराधी माना इसे। मतलब सालों से दाऊद अमेरिका का भी वांटेड अपराधी है। उस पर अमेरिका ने $25 लाख का इनाम घोषित किया। अल जवाहिरी के बाद किसी पर यह सबसे ज्यादा और बड़ी रकम, जो बताता है कि अमेरिका भी दाऊद पर एक्शन चाहता था। तो हो सकता है अमेरिका के कहने पर पाकिस्तान ने एक्शन लिया हो। मतलब दाऊद को जहर देने के पीछे पाकिस्तानी आर्मी भी हो सकती है। तीसरी वजह, आर्थिक राजनीतिक तौर पर पाकिस्तान बहुत कमजोर हो गया। पूरी दुनिया में भारत की धाक का लोहा है। दावा है कि पाकिस्तान आर्मी को बड़ा डर सता रहा है कि भारत में उनके घर में घुसकर दाऊद को दबोच सकता है भारत, जैसे अमेरिका ने पाकिस्तान में घुसकर लादेन को मारा। क्या इस खतरे से बचने के लिए, एम्बैरेसमेंट से बचने के लिए दाऊद को जहर दिया गया कि दाऊद का कोई काम नहीं है, यूजलेस हो चुका है, इसलिए दाऊद को मार दो? हमारे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं, कर्नल शैलेंद्र सिंह डिफेंस एक्सपर्ट है। उनसे हम जानते हैं कि आखिर कर्नल शैलेंद्र जी, मेरा सवाल यह है, क्या पाकिस्तानी आर्मी दाऊद को मार सकती है? सवाल इसलिए बहुत मौजूद है क्योंकि अभी असीम मुनीर अमेरिका में और दाऊद को जहर दे दिया गया। पाकिस्तान में सच्चाई ये है कुछ भी पॉसिबल है और आर्मी के लिए कोई एथिक्स नहीं है। वो अगर ओसामा बिन लादेन को पाल सकते हैं, शेल्टर दे सकते हैं, दाऊद इब्राहिम को शेल्टर दे सकते हैं, जिस तरीके से टेररिज्म को वो पैदा कर पनपने देते हैं, अपने यहाँ शरण देते हैं, आर्मी और आईएसआई में कुछ भी पॉसिबल है एज फार एज पाकिस्तान इज कंसर्न। कि ही इज अ मनी लॉन्ड्रिंग कर रहा है, ड्रग्स में है, टेररिज्म में है, हर वो गलत काम जो दुनिया में हो रहा है उसका कहीं ना कहीं कोई कनेक्शन था। और अगर वो पाकिस्तान में रहकर ये सब कर रहा है तो एक बड़ी मेजर एम्बैरेसमेंट है पाकिस्तान का। ये बिल्कुल पॉसिबल हो सकता है कि मुनीर साहब अपनी आर्मी को बोले कि इसके ख़त्म करने का इंतज़ाम किया जाए, सो दैट एक मैसेजिंग हो यूएस के लिए कि देखिए हम टेररिज्म के खिलाफ हैं, हम हर वो गलत चीज़ के खिलाफ स्टैंड ले सकते हैं। जी बहुत शुक्रिया शैलेंद्र जी। अब सवाल यह है
कि दाऊद के करीबी क्या कह रहे हैं, दाऊद को जहर दिया गया या दाऊद जिंदा है, दाऊद की स्थिति क्या है। ये दाऊद के करीबी है, ये दाऊद का राइट हैंड छोटा शकील और दाऊद की बहन हसीना पारकर। हसीना पारकर के बेटे यानी दाऊद के भांजे ने क्या कुछ कहा है ये मैं आपको बताऊं। छोटा शकील क्या कह रहा है। अमूमन ये होता है जब डॉन अपराधी मारा जाता है, गैंग का हेड मारा जाता है, तो गुर्गे मानते नहीं कि वो मारा गया, क्योंकि अगर मान लिया कि मारा गया तो गैंग खत्म, इसलिए मरे को भी जिंदा रखना पड़ता है। अब देखिए छोटा शकील क्या कह रहा है। दाऊद की मौत की खबर से उसके करीबियों में दहशत है। छोटा शकील कह रहा है दाऊद भाई 1000% फिट है, भाई की मौत की खबर बस अफवाह है, भाई जिंदा है और कल मैं उनसे कई बार मिला। छोटा शकील को दाऊद का राइट हैंड माना जाता है, वही दाऊद का ग्लोबल ऑपरेशन संभालता है, उसे दाऊद के साम्राज्य का वजीर भी कहा जाता है। डी कंपनी में दाऊद किसी से बात नहीं करता है, दाऊद के लिए छोटा शकील ही बात करता है और उसकी बात को डॉन का फरमान माना जाता है। छोटा शकील का असली नाम मोहम्मद शकील बाबू है और वो मुंबई में पहले ट्रेवल एजेंसी चलाया करता था, लेकिन 1988 में दाऊद गैंग में शामिल हुआ और तभी दाऊद ने इसका नाम छोटा शकील रख दिया। 93 मुंबई धमाकों का आरोपी है ये भगोड़ा शकील, उसके दुबई पाकिस्तान में होने की खबर आती रहती है। ये हसीना पारकर, इनके बेटे से भी भारत में पूछताछ हुई है। दाऊद का भांजा भी खुलकर मौत पर बात नहीं कर रहा। हसीना पारकर के बेटे यानी डॉन के भांजा मौत पर चुप है। भांजे साजिद ने अस्पताल में होने की बात मानी है कि मामा है तो अस्पताल में। साजिद ने बात कही है उन्हें हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर और किडनी की बीमारी है, इसलिए ही मामा को अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा है। भांजे का दाऊद को अस्पताल में होने का दावा अपने आप में बड़ा है, जो इशारा कर रहा है कि या तो डॉन की हालत गंभीर है या फिर जहर देने से दाऊद मामू की मौत हो चुकी। कोई एक बात सच है। अब आपको बताऊं, सवाल यह है दाऊद आखिर अगर मर गया है तो उसकी संपत्ति, उसका पूरा गैंग कौन संभालेगा। ये दाऊद का घर है। दाऊद के बताए जाते पाकिस्तान में 4 बंगले, 2 अकेले कराची में, उनमें से एक ये बंगला है। अगली तस्वीर दिखाइए। और ये दूसरा घर है। 2 घर कराची में है। आपको बताऊं बहुत दिलचस्प कहानी है। दाऊद के पिता जो थे वो हवलदार थे और दाऊद ने 55,000 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति बना ली। अब सोचिए जरा कि आखिर हवलदार के बेटे ने कैसे 55,000 करोड़ की संपत्ति बना ली। दाऊद का असली नाम शेख दाऊद इब्राहिम कास्कर है। उसके पिता शेख इब्राहिम मुंबई पुलिस में हवलदार थे। पैसों की तंगी के चलते दाऊद को पढ़ाई छोड़नी पड़ी और वो जल्दी अपराध की दुनिया में आ गया। 93 मुंबई धमाके के बाद उसके नाम की दहशत बढ़ गई। दाऊद दुबई से लेकर पाकिस्तान में भागता और छिपता रहा। 14 पासपोर्ट थे और भेज बदल बदल कर रह रहा था। पाकिस्तान में लश्कर और जैश जैसे आतंकी संगठनों से उसके ताल्लुक, कुछ गुर्गों को उसने ड्रग तस्करी और स्मगलिंग में लगा रखा था और करोड़ों रुपए रियल एस्टेट के धंधे में लगा रखे थे। इस तरह कुछ सालों में वो अंडरवर्ल्ड डॉन बन गया, ऐसा डॉन जिसकी तलाश दुनिया की एजेंसियां कर रही। फोर्ब्स की जो रिपोर्ट है उसके मुताबिक दाऊद सबसे अमीर गैंगस्टर है। 2015 में ही दाऊद की संपत्ति 55,000 करोड़ से ज्यादा की थी। 55,000 करोड़। 23 तक यह संपत्ति लाखों करोड़ होने का अनुमान है। दाऊद की उम्र 67 साल हो चुकी है और बीमार रहता है, इसलिए काले कारोबार में ज्यादा सक्रिय नहीं है। खबर है कि उसका भाई अनीस इब्राहिम कारोबार संभाल रहा था। दाऊद का छोटा भाई अनीस पाकिस्तान में ही है। दाऊद ने उसे मुंबई में सोना चांदी स्मगलिंग का जिम्मा सौंपा था। मतलब अनीस पर दाऊद बहुत भरोसा करता था, इसलिए दाऊद के बाद अनीस उसका उत्तराधिकारी हो सकता है। अब आपको बताऊं, हमारे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। यूके देवनाथ साहब को आप सुन रहे थे, जो बता रहे थे कि कैसे आईएसआई इसे कंट्रोल करती है, कैसे आईएसआई दरअसल इन आतंकियों को और अंडरवर्ल्ड डॉन या उसके गुर्गों को संभालती है, ये देवनाथ साहब बता रहे थे। और इसीलिए जब आईएसआई का काम खत्म हो गया तो आईएसआई काम तमाम कर देती है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और बड़ी खबर है, ज्ञानव्यापी पर सबसे बड़ा फैसला। ज्ञानव्यापी पर जो फैसला आया, जो आदेश कोर्ट का आया है, वो मैं आपको बताऊं। अभी यह तय नहीं हुआ है कि ज्ञानव्यापी मस्जिद है या मंदिर, इस पर अब कोर्ट को तय करना है।
अगली तस्वीर दिखाइए। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि 6 महीने के अंदर यह तय करिए कि यह मस्जिद है या मंदिर। लेकिन कोर्ट ने अपने आदेश में जो बातें कही हैं वो बड़ी हैं। ज्ञानव्यापी मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट का जो आदेश है 1991 में हिंदू पक्ष की तरफ से दायर याचिका को सुनवाई योग्य माना गया है। यानी अब जो 1991 में ट्रायल चल रहा था उस हिसाब से ट्रायल होगा। मुस्लिम पक्ष ने हिंदू पक्ष की याचिका पर सवाल उठाए थे। मुस्लिम पक्ष की तरफ से 5 याचिकाएं लगाई गई थी। हाईकोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की 5 याचिका खारिज कर दी। वाराणसी कोर्ट को 6 महीने में सुनवाई पूरी करने का आदेश दिया हाईकोर्ट ने। कोर्ट ने कहा है धार्मिक स्थल के पहले तो 2 स्वरूप नहीं हो सकते हैं कि एक धार्मिक स्थल मंदिर भी हो मस्जिद भी हो, वो एक ही होगा। कोई स्थल या तो मंदिर होगा या फिर मस्जिद होगा। उसे निर्धारित करने के लिए चाहिए साक्ष्य। पूजा के आधार पर स्थल का धार्मिक महत्व तय नहीं होगा। यानी एक जगह पर अगर पूजा हो रही है तो वो मंदिर नहीं हो जाता, उसी जगह पर अगर नमाज हो रही है तो वो मस्जिद नहीं हो जाता। यानी पूजा करना या नमाज पढ़ना उस धार्मिक स्थल का धार्मिक स्वरूप तय नहीं कर सकता है, साक्ष्य से तय होगा। ज्ञानव्यापी मंदिर है या मस्जिद यह स्पष्ट नहीं है। इसके सभी पहलुओं की समीक्षा होने की जरूरत है। हाईकोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की दलीलों को खारिज कर दिया। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की दलील को कोर्ट ने नहीं माना है। हिंदू पक्ष की याचिका प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट से प्रभावित नहीं है। निचली अदालत पहले स्थल का धार्मिक स्वरूप तय करे कि वो है क्या, उसके बाद बाकी की बात होगी। 6 महीने में केस पर अपना फैसला सुनाए। एएसआई ने सर्वे की जो रिपोर्ट वाराणसी कोर्ट में दाखिल की है उस रिपोर्ट को हाई कोर्ट में भी पेश किया जाए। हाई कोर्ट के आदेश के बाद वाराणसी कोर्ट में सुनवाई शुरू होगी। 32 साल बाद जिला कोर्ट में ट्रायल शुरू होगा। आदि विश्वेश्वर की तरफ से हिंदू पक्ष अपने सबूत रखेगा। अंजुमन इंतजामिया मसाजिद अपनी तरफ से सबूत पेश करेगी, दलीलें पेश करेगी, जिसके बाद वाराणसी कोर्ट धार्मिक स्वरूप पर फैसला देगी कि ज्ञानव्यापी मंदिर है या मस्जिद है। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं वकील विजय शंकर रस्तोगी और धर्मगुरु खालिद रशीद फिरंगी महली। लोअर कोर्ट का आदेश पारित किया गया है, उसको एफर्म कर दिया गया। कोर्ट के द्वारा यह कहा गया है कि यह जो वाद संख्या 610 सन 1991 है वह सेक्शन 4 प्लेसेज ऑफ वर्शिप स्पेशल प्रोविजन एक्ट 1991 से बाधित नहीं है और यह सूट चलेगा क्योंकि 15 अगस्त 1947 को 15 अगस्त 1947 को जो यह निर्णय करना है कि मौके की धार्मिक स्थिति मंदिर की थी या मस्जिद की थी। इसमें आज इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मुस्लिम साइड की तमाम याचिकाएं जो खारिज की हैं, तो जाहिर सी बात है ये मुस्लिम साइड के लिए एक सेटबैक है, एक अफसोसनाक खबर है। और हम लोग को बहरहाल पूरी उम्मीद है अदालत से कि इस सिलसिले में हम लोगों को पूरी तरीके से इंसाफ मिलेगा, क्योंकि मस्जिद आज से नहीं है, सैकड़ों साल पुरानी मस्जिद है और हमेशा से मुसलमान इसमें नमाज अदा करते आए हैं और इंशाअल्लाह अदा करते रहेंगे। खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और बड़ी खबर है, आपने सुना होगा योगी राज में बुलडोजर चल रहा है, अवैध घर गिराए जा रहे हैं, लेकिन इस बार उल्टा हुआ है। बुलडोजर चलाने वाले पर योगी राज में कार्रवाई हुई है। बुलडोजर पर लेखपाल नप गए। इसलिए बेशक अवैध घर गिराए जाते हैं, अवैध कब्जे गिराए जाते हैं, लेकिन किसी गरीब और मजलूम पर कोई गलत काम ना हो, वो बड़ी चीज है। ये तस्वीर जो मैं आपको दिखा रहा हूं, ये घर गिराया गया है गरीब का। इस घर गिराने पर बुलडोजर चलवाने वाले पर एक्शन हो गया। दरअसल बुलंदशहर में बिहार की सुनीता जो है वो मजदूरी करती हैं। मजदूरी और चंदा करके उन्होंने अपना ये घर बनाया था। घर की दीवारें खड़ी हो गई थी, छत पड़ना बाकी था। हालांकि घर सरकारी जमीन पर बताया जा रहा है। इसे लेकर ही लेखपाल ने गरीब महिला से रिश्वत मांग ली। लेखपाल ने कहा 1 लाख रुपए दो, और नहीं दिया तो बुलडोजर चलवा दिया। रिश्वत को लेकर लेखपाल ने महिला पर दबाव बनाया। महिला पैसे फिर भी नहीं दे पाई तो बुलडोजर चल गया।
लेखपाल पुलिस वालों को लेकर मौके पर पहुंच गया। इसके बाद महिला के घर पर बुलडोजर चला और घर गिरा दिया गया। ये तमाम आरोप पीड़ित गरीब महिला ने लगाए हैं। गरीब महिला ने इस बारे में डीएम से शिकायत की, जिस पर डीएम ने आरोपी लेखपाल को सस्पेंड कर दिया है। एडीएम को मामले में जांच पड़ताल के निर्देश दिए हैं। आरोप है कि एसडीएम की अनुमति के बिना बुलडोजर चलाया गया। पीड़ित परिवार का क्या कुछ कहना है, सुनिए। चंदा मांग के घर बना रहे, कोई से 2000, कोई से 3000, कोई से सीमेंट, कोई से बालू, ऐसे करके हम घर बना रहे। अब ये घर तोड़ दिया, अब या तोड़ने से काम मिलेंगे? गरीब के का सता रहे, काहे को सता रहे? या तो मुँह पता चलनी चाहिए। कितनी चंदा लेके कर्ज लेके हम घर बनाए, कर्ज में चिप गए। अब कैसे होंगे हमारे छोटे। आज की एक और खबर है, भूकंप से कांपा चीन। चीन में भूकंप आया है, 100 से ज्यादा लोगों की जान चली गई। ये भूकंप की तस्वीरें पुलिस के नीचे जरा, इस तरह की जो तस्वीरें चीन से आई हैं, ये भूकंप के वक्त की तस्वीरें। भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर 6 से ज्यादा थी, लगभग 6.5 से ज्यादा। और ये देखिए भूकंप की अलग अलग तस्वीरें जो चीन से आई हैं। लोगों को जैसे ही भूकंप के झटके आए, लोग फौरन रेस्टोरेंट से निकलकर भागे। बहरहाल ये भारत की बात है में इतना ही। आप अपना और अपनों का बहुत बहुत ख्याल रखिए। रुक रहे हैं एक छोटे से क्विक हील ब्रेक के लिए।